प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करी थी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। मंत्रिमंडल की हम चर्चा पहले पूर्व में कर चुके हैं और आज हम प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री पद ब्रिटेन में 1721 में पहली बार अस्तित्व में आया, जब हैनोवर वंश के राजाओं ने अपनी तरफ से किसी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करे जो मंत्रिमंडल की बैठकों की उनकी जगह अध्यक्षता कर सके। क्योंकि हैनोवर वंश के राजाओं को ब्रिटिश राजनीति में किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी, न ही उनको अंग्रेजी आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए वहाँ पर वालपोल नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कर सके। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद आज भी अनौपचारिक पद है, विकसित पद है और धीरे धीरे इसने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शासन सूत्र का केंद्र है। वहाँ सम्मान पद वालों में प्रथम माना जाता है उसको। कुछ लोग विद्वान ये भी मानते हैं कि वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की संपूर्ण शासन में आधारशिला के रूप में उसकी पहचान है। और एक ब्रिटिश विचारक रैमजे म्योर का तो ये मानना है कि मंत्रिमंडल रूपी जहाज का यदि एक चालक है तो वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री ब्रिटिश राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कैसे की जाती है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति अपने आप में एक औपचारिक प्रक्रिया है कि लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन कुछ ऐसी अपवाद स्वरूप स्थितियां भी ब्रिटेन में आ सकती हैं कि जब ये औपचारिक प्रक्रिया क्या है, औपचारिक प्रक्रिया में सम्राट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसा कि 1916 में, 1931 में जब ब्रिटिश जो सम्राट हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि उस समय किसी भी दल के पास में बहुमत नहीं था। ठीक उसी तरह 1957 में ईडन के त्यागपत्र के बाद ब्रिटेन में जो शून्यता आ गई, उस समय सम्राट ने मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और अपनी स्वविवेक से उन्होंने निर्णय लिया। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो है वो क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? यदि हम योग्यता की माने तो ब्रिटेन में लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, वो लोक सदन में मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के ब्रिटेन में क्या कार्य है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चूँकि शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, इसलिए उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मंत्रिमंडल का निर्माण। पहला कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, लेकिन मंत्रिमंडल के निर्माण में वो अपनी तरफ से स्वतंत्र है कि वह जिसे चाहे मंत्री पद पर नियुक्त कर सके। सम्राट मंत्रिमंडल को जो सूची दी जाती है सम्राट को, उसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री स्वयं करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के नेताओं का भी ध्यान रखता है और उन्हें मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान भी देता है। उसे अपने दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखता है। विभिन्न जो परस्पर गुट हैं, विरोधी गुट हैं आपस में, उनमें भी उसमें सामंजस्य बनाना पड़ता है और उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। लेकिन औपचारिक रूप से हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन में कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। वो जो सूची सम्राट को देता है, मंत्री पद पर उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए
तरह तरह के वो प्रयत्न करता है। कभी कभी मंत्रियों में मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को उस समय हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसे उचित और अनुचित का निर्णय करना पड़ता है, विभिन्न मंत्रियों के मतभेदों को दूर करना पड़ता है और उन्हें एक सूत्र में बांधकर परस्पर सहयोग बनाए रखना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो करता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। चूँकि मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वो, इसलिए मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करता है और विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाता है। इसके प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि वो चाहे तो मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है कि मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति, मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होता है। यदि प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए या मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। और यदि स्वयं प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल का क्या हो जाता है, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल के न केवल निर्माण में बल्कि उसको एक तरह से अंत करने में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य सम्राट को परामर्श देना। प्रधानमंत्री वो कड़ी है जो संसद और सम्राट के बीच में को जोड़ती है और प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद और मंत्रिमंडल के निर्णयों से वह राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली जो विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं समय समय पर राजा को अवगत कराया जाता है और ये सब कार्य वो प्रधानमंत्री न केवल ये कार्य करता है बल्कि वो सम्राट के परामर्श को सुनता भी है और उस पर अमल करने की कोशिश भी करता है। इसके अतिरिक्त लोक सदन का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है। चूँकि प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है, लोक सदन के नेता होने के कारण और अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन भी करना पड़ता है। उसे सब प्रश्नों के संसद में उत्तर भी देने होते हैं। उसे नीति संबंधी निर्णय है उसकी घोषणाएं भी करनी पड़ती हैं संसद में। तो ऐसी स्थिति में संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करने का भी अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री करता है शासन का संचालन करना। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में, सभी कार्यक्रमों में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है। मंत्री चूँकि शासन का मुखिया है इसलिए सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में सामंजस्य बिठाने का काम वो करता है और उनके कार्यों की देखभाल भी, विभिन्न विभागों के कार्यों की देखभाल भी वो करता है। न केवल मंत्रिमंडल में का नेतृत्व करता है, न केवल शासन व्यवस्था का संचालन करता है बल्कि अपने दल में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है, अतः और जनता दल के नाम पर ही वोट देती है, तो दल के नेता के रूप में भी उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वो पूर्ण करता है। वो दल का नेतृत्व करता है, दल की छोटी बड़ी समस्त शाखाओं में परस्पर सामंजस्य बनाए रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसको चुनौती देता है तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी नियुक्तियां, उच्च पदों पर जितनी नियुक्तियां की जाती हैं उसके लिए वो सम्राट को परामर्श देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही क्या है, सम्राट उच्च स्तरीय नियुक्तियां करता है। विभिन्न उपाधियां जो ब्रिटेन में प्रदान की जाती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से सम्राट के द्वारा दी जाती है। न केवल ये तो थी सामान्य परिस्थितियों में उसकी शक्तियाँ, कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी प्रधानमंत्री के पास में होती है। हालांकि संविधान में ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी क्या क्या संकटकालीन शक्तियाँ हैं, लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों की संकट काल में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि अधिकांश देशों में कार्यपालिका संकट काल में शक्तिशाली हो जाती है और चूँकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष है तो संकटकालीन परिस्थितियों में वो एक तानाशाह के रूप में भी कार्य कर सकता है। और हमने ये
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखा भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। ठीक उसी तरह प्रथम विश्व युद्ध में लॉयड जॉर्ज थे, वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे और स्वतंत्र निर्णय किया करते थे। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि क्या इतनी शक्तियाँ जब प्रधानमंत्री कार्य इतनी शक्तियाँ जब उसके पास में है तो क्या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अधिनायक है? कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एक तरह से तानाशाह के रूप में कार्य करता है, लेकिन क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वो अपने साथियों से कहीं आगे बढ़कर शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए उसे कुछ लोग अधिनायक भी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को किसी भी रूप में अधिनायक कहना ठीक नहीं होगा। कि ये ठीक है कि वो शक्तिशाली होता है, लेकिन एक अधिनायक के रूप में कार्य करना बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि उसके अधिकारों को, उसकी शक्तियों को जब चाहे चुनौती दी जा सकती है। और सबसे प्रमुख कारण जिसके कारण वो क्या होता है कि वो अपना अधिनायकत्व नहीं स्थापित कर सकता, कि वो जनता से चुनकर जाता है। किसी दल का नेता होता है और जनता उस दल को इस आधार पर, इस आशा से वोट देती है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब चाहे आम चुनाव में निर्वाचक उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। जब तक निश्चित समय तक तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन निश्चित समय के बाद में उसे जनता के सामने जाना पड़ता है, और जनता के सामने यदि उसे जाना है किसी व्यक्ति को, तो वो कभी भी अधिनायक नहीं हो सकता। उसे संविधान के नियमों का, प्रथाओं का सम्मान करना पड़ता है। वो सम्राट के प्रति भले ही उत्तरदायी न हो, लेकिन वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए वो कभी भी अधिनायक नहीं बन सकता। तो क्या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं है? तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है? उसकी क्या वास्तविक स्थिति है? क्या उसे समान पद में प्रथम कहा जाए या उसे अधिनायक कहा जाए? ये परिस्थिति मुख्यतः प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, उसकी स्थिति तब महत्वपूर्ण हो सकती है जब वो जनमत उसके साथ हो, जब दल में उसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो, जब उसका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रभावी हो कि वो दल में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री, दुर्बल प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि कभी भी शक्तिशाली नहीं रह पाए, और कुछ ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तो ये स्वयं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर, दल में उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि वास्तव में उसकी क्या स्थिति है। यदि उसका व्यक्तित्व शक्तिशाली है, यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, दल में उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में वो शक्तिशाली हो सकता है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।